साथियों ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे 10th या 12th के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 2026 में, उनके लिए एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से एक फटाफट रिवीजन का क्लास शुरू किए हैं और वो डेली आपको ये क्लास मिलता रहेगा। चाहे वो 12th के विद्यार्थी हो या 10th के, आप भी एग्जामिनेशन में इससे फायदा उठा सकते हैं। और लगातार आपको ये क्लास मिलेगा शाम में 6 बजे और आप इससे जुड़ करके अपने नंबर को आप बढ़ा सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि द्वैत शासन व्यवस्था कि जब 1700 ये आपका युद्ध हो जाता है, इसका 64 वाला बक्सर का युद्ध, उसके बाद से भारत में पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से सत्ता संभाल लेती है। इलाहाबाद की संधि के द्वारा उसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ साथ अवध के क्षेत्र में भी टैक्स वसूली का जिम्मा मिल जाता है। तब द्वैत शासन लेकर के आता है रॉबर्ट क्लाइव 1765 में, जिसमें शासन तो नवाब के हाथों में रहता है, ये कर वसूली का काम संभालता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी एक शोषणकारी नीति था। जो भी नीति निर्धारण अब कंपनी यहाँ पे करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत के किसानों के भला के लिए नहीं करेगी, बल्कि जो है सो अपने फायदे के लिए करेगी, अपने मुनाफे के लिए करेगी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत में कंपनी के द्वारा लागू किया गया भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या है? तो भू राजस्व व्यवस्था है कि जमीनों के ऊपर जो टैक्स वसूला जाता था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत का शुरू से अभी भी कृषि प्रधान देश है भारत, और पहले तो और भी कुछ नहीं, केवल कृषि से ही मुख्य उत्पादन, सारे आपके जरूरतों जो भी पूरी होती थी जरूरत, सब कृषि से ही पूरी होती थी। तो अब टैक्स भी किसानों से वसूला जाएगा, उसके लिए अलग अलग नीति लेकर के आए हैं अंग्रेज, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्वैत शासन बिल्कुल फेल हो गया, बंगाल की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई। वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स आया 1772 में, उसने समाप्त किया द्वैत शासन को, लेकिन फिर भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अब क्या आता है उनके बारे में आप देखिए, और अगर इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आप कम से कम अपने एग्जामिनेशन में 12th के बच्चे 5 से 7 नंबर कंप्लीट करके जाएंगे। और साथ साथ एग्जामिनेशन के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको भी हर एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आज लिख दिए हैं आपके लिए, कम समय में ज्यादा सिखाने के लिए लिखे। टाइम कम लेंगे लेकिन सिखाएंगे ज्यादा, क्योंकि लिख लिख के पढ़ाने में टाइम लगता है। और लिख देने से ये बात क्लियर हो जाएगी आपको कि समय का बचत होगा और हम आपको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा सिखा पाएंगे, ज्यादा फैक्ट की बात हम लोग कर पाएंगे। देखिए सबसे व्यवस्था लाया गया द्वैत शासन के बाद अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम जानेंगे। इसे अस्थाई बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस्तमरारी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, ये बात भी आपको जानना है ना। अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं और जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको लाया गया 1793 में। ठीक है, 1793 में लाने वाले व्यक्ति कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इसे स्थायी रूप से यहां लागू किया, जिस समय वो यहाँ का गवर्नर जनरल था। समझ गए? उसी समय, है ना। कितनी भूमि पे लागू की गई है? तो 19% भूमि पर इसे लागू किया गया। टोटल जो अंग्रेज के अधीन क्षेत्र था हमारे के यहाँ, उस क्षेत्र के 19% हिस्से पे इस कानून को लागू किया गया, स्थायी बंदोबस्त को। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे क्षेत्र इसका किस किस क्षेत्र में लागू किया गया है? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। जमींदारी व्यवस्था इसे क्यों नाम पड़ा, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो इसमें एक नए वर्ग का उदय होता है, जमींदार वर्ग का। ठीक है, किसान है, उत्पादन करेगा, किसान का काम है उत्पादन करना। इस व्यवस्था के अनुसार यहीं पे हम आपको लिख के बताते हैं, आप ध्यान देंगे, है ना, कि इसमें एक किसान वर्ग आएगा, इसका काम है फसल का उत्पादन करना, है ना। एक व्यक्ति आएगा जिसे नाम दिया गया जमींदार, और एक इधर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम लगाया है अस्थाई बंदोबस्त, इसे टैक्स चाहिए तो किसान जो है सो टैक्स देंगे किसको? जमींदार को, और जमींदार जो है जाकर के टैक्स देगा कंपनी को। ये व्यवस्था लागू की गई थी। बीच में एक वर्ग आ गया था जमींदार। अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया?
कर को निश्चित कर दिया गया, टैक्स को निश्चित कर दिया गया। और इससे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था कि किसान निश्चित कर पे टैक्स देंगे तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा और वो खेती से जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन करेंगे। इससे किसानों को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में इसका रिजल्ट अच्छा मिला है ना। कितना टैक्स लिया जाता था? तो टैक्स लिया जाता था 10/11 हिस्सा जो चला जाता था वो कंपनी के पास चला जाता था और 1/11 भाग जो रहता था वो जमींदार रखते थे। कहने का मतलब कि अगर 11 रुपया टैक्स है तो 11 में से 10 रुपया कंपनी को जाता था और वसूलने के कारण 1 रुपया जो है सो जमींदार लोग रखते थे। ये बात याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है 19% और 1/11 जमींदार, 10/11 कंपनी। इसमें क्या हुआ, इसे फिर बाद में नाम दिया गया सूर्यास्त कानून कर दिया गया, इस पे लागू किया गया। अब सूर्यास्त कानून किन पे लागू किया गया ये बात भी आपको याद रखना है, ये जमींदारों पे लागू किया गया है। सूर्यास्त कानून जो है वो लागू किया गया किन पे? जमींदारों पे लागू किया गया है। इसमें क्या था कि कंपनी ने तय किया कि टैक्स हम डायरेक्ट किसान से नहीं वसूलेंगे, हम जमींदार से लेंगे। लेकिन एक फिक्स टाइम रहता था जमींदार को दिया कंपनी ने कि इतने तारीख को अगर सूर्य अस्त तक तुमने टैक्स नहीं जमा किया तो तुम्हारी जमींदारी छीन ली जाएगी, उसे नीलाम कर दी जाएगी और दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था। यह था सूर्यास्त कानून। क्या समझे आप कि किसान से टैक्स वसूलेगा जमींदार, जमींदार जाके टैक्स जमा करेगा कंपनी को। तो कंपनी ने टाइम दिया कि इतने तारीख को जमा करना है, तो उस पे जमींदार क्या करता था कि किसानों पे दबाव बनाता था कि अगर हम समय से टैक्स नहीं देंगे तो हमारी जमींदारी छीन जाएगी, जमीनें नीलाम कर दी जाएगी, हमसे छीन करके दूसरे को सौंप दिया जाएगा। तो वो फिर क्या करने लगा, ये कानून लागू हुआ जमींदार पे, लेकिन जमींदार जो है सो इसमें किसानों का शोषण करने लगे। बहुत दयनीय स्थिति, बहुत तरह तरह से। अब एकदम बिल्कुल किसान के पास चल जाना है, उसके घर का अनाज छीन लेना है सूर्यास्त कानून के कड़ाई के कारण कि अगर नहीं दोगे तो हमारा जमींदारी चला जाएगा। किसानों का शोषण आरंभ हो गया। जमीन का सही से मुआयना नहीं किया गया था कि किस जमीन में उत्पादन कम होता है, किस में ज्यादा होता है, बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं, फिक्स आपको जब टैक्स देना है तो देना है। इससे किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई, किसान भूखे मरने लगे। फिर यही जो अस्थायी बंदोबस्त शुरू में अच्छा लग रहा था, इसका दुष्परिणाम यही हुआ, किसान खेती छोड़ने लगे। तो कोई भी ऐसा कानून अंग्रेज नहीं लेकर के आए हैं जिससे भारतीयों को फायदा हो, बल्कि ऐसे कानून उन्होंने लाया जिससे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी इससे फायदा कमा सकती है। समझ आ गया होगा आपका स्थायी बंदोबस्त क्या है। नेक्स्ट जो आया है अब रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब वो नहीं चला इससे कि स्थायी बंदोबस्त सही से लागू नहीं हुआ, तो एक नई व्यवस्था लाई गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह लाया गया है कब, किनके द्वारा? तो कर्नल रीड एवं मुनरो के द्वारा। कर्नल रीड एवं मुनरो के द्वारा लाया गया है 1820 में, है ना। ये कब लाया गया? 1820 में, है ना। पहले से कर्नल रीड एक जगह इसे चला रहे थे 1792 में, उसी को कॉपी करके दोनों मिल करके लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में 1820 में लागू कर दिया गया। और कितने क्षेत्र में लागू किया गया? तो टोटल जो अंग्रेजों पास भूमि था भारत के पास, उस पे 51% क्षेत्र में लागू, बहुत बड़े क्षेत्र में लागू किया गया रैयतवाड़ी में। इसमें क्या चेंजेस किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो इसमें चेंज किया कि इस बार कहा कि कोई बीच में जमींदार नहीं आएगा। ये जमींदार जो है ये किसानों का शोषण करते हैं, तो ये जमींदार जो बीच में आ रहे थे, इस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट किसान से वो लोग टैक्स वसूलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कर्मचारी होगा, कोई स्टाफ होगा, और वो आकर के किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलेगा। इस नियम को लाया गया किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसान भी खुश। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन इसका दुष्परिणाम आगे चल करके इसका भी देखने को मिला। ठीक है, तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कर्नल रीड के द्वारा एवं हेक्टर मुनरो के द्वारा 1820 में 51% क्षेत्र में लागू किया गया। और क्षेत्र इसका कौन सा था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई और असम के कुछ भाग में भी इसे लागू किया गया। इसमें क्या होता था? सीधे किसान से टैक्स लिया जाता था, कोई बीच में जमींदार नहीं था। किसान सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते थे, और कर कितना था? तो 1/2 भाग, यानी आधा उत्पादन का आधा हिस्सा जो है सो
ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल लेती। ठीक है, अब इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि किसान लोग तो टैक्स देते थे, तो नियम लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुमको इतने तारीख को टैक्स देना है। कभी कभी स्थिति ऐसी कि फसल बर्बाद हो गई, उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, लेकिन अंग्रेज को टैक्स चाहिए तो चाहिए। इसमें अब क्या हो गया इसमें बात, और नहीं टैक्स देने पे अंग्रेज क्या करते थे, किसानों के जमीन को छीन लेते थे, नीलाम कर देते थे, उस जमीन को छीन करके दूसरे किसान को दे देते थे। तब बीच में एक आया, इसमें बीच में यहां पर एक क्रिएट होता है साहूकार, सुदखोर जिसे कहते हैं आप लोग, जो नहीं देखे आपके क्षेत्र में भी, गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग मिल जाते हैं, है ना, सूद पे पैसा देने वाले, कर्ज देने वाले। क्या करते हैं वो, एक तरह से शोषण करते हैं लोगों का। वो तो तर्क देंगे कि हम पैसा आपको घर थोड़ी पहुंचाने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी तो मानवता होनी चाहिए। उस समय भी देखा गया कि जब इनको किसानों के पास टैक्स देने के लिए पैसा नहीं होता था, कर देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो अपने जमीन बचाने के चक्कर में उस साहूकार से पैसा लेते थे और टैक्स के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे किसान कर्ज के बोझ में दबते चले गए, और अंत में मेहनत भी गया उनका, अनाज भी गया, कर्ज भी बढ़ा, और अंत में वो जमीन भी बेच दी कर्ज के नीचे दब करके। गांव में भी इस तरह का देखा जाता है। अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो आपको इस तरह का स्थिति का सामना करते हुए लोगों को आपने देखा होगा। 100 रुपया के कर्ज के लिए किसान को 2000 रुपया ब्याज देना पड़ा था उस समय। सोचिए क्या स्थिति होगी, और जमीन भी गया। सूदखोर तो फायदा कमाता है, वो तो चाहता है कि किसी के घर में कोई बीमार हो, किसी को शादी के लिए कर्ज ले, किसी चीज के लिए ले, वो अपने फायदे को देखता है। उस समय भी सूदखोर, कहीं बाहर के लोग नहीं था, यहीं का साहूकार था। और अंत में स्थिति हुई कि किसानों ने जमीन छोड़ना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भी जो है सो किसानों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, किसानों को स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। उम्मीद है आप रैयतवाड़ी भी समझ चुके हो। अब है महालवाड़ी व्यवस्था, है ना। महाल मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, महाल मीन्स होता है गांव, है ना, महाल मीन्स गांव। अब कहा गया कि कोई स्टाफ जाके किसान से टैक्स नहीं लेगा। अब एक गांव बनाया गया और उसमें एक व्यक्ति को तय किया गया कि पूरे गांव का टैक्स आप वसूलें और आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दें। इसमें क्या व्यवस्था हुआ, महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी एंड मार्टिन वर्ड के द्वारा लाया गया 1819 में, है ना। 1820 में, ये 1819 में लागू हो गया था पहले। इसका क्षेत्र क्या रहा, तो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी, और 30% क्षेत्र में इसे लागू किया गया। 51 और 19 पहले से एडजस्ट था, 30% में इसे लागू किया गया। पहले कर 2/3 तय किया गया था कि अगर 3 kg उपज होता है तो 2 kg टैक्स में चला जाएगा। बाद में 1855 में डलहौजी आता है और देखा कि बहुत ज्यादा कर है, तो उसने उस कर को 1/2 कर दिया, है ना। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था भी बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। लोग विरोध करने लगे और जगह जगह लोग अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ सड़क पर उतरे और कई बड़े बड़े विद्रोह भी देखे गए। उम्मीद है आपको इन बात समझे होंगे और आपको समझ आया होगा, और इस क्लास से बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कवर अप कर सकते हैं। और मेरे द्वारा बोली गई सारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा कंप्लीट होगा। प्रश्न कैसे आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। चाहे आपसे पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त का गुण पूछेगा, हमने डिस्कस कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त का दोष पूछ सकता है, और किसने लागू किया, ये सारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं। आप अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रीवियस इस क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं। आप इसे सॉल्व करते हैं, और नहीं तो इस क्लास के बाद अब इस चैप्टर से मिस्टेक होने वाला नहीं है कि भारत में कंपनी के द्वारा लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए सारे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। एक बार रिवीजन करेंगे फिर से
कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे व्यवस्था लागू करता है, कौन सा, द्वैध शासन 1765 में, जो कि नहीं चलता है, वो भी बंगाल की स्थिति को समाप्त कर, ये दयनीय कर देता है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स उसे समाप्त करता है, नई व्यवस्था लागू करता है। फिर बाद में आपने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त आ गया 1793 में, है ना, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया, 19% क्षेत्र पे लागू किया गया। इसे इस्तमरारी और जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। दूसरी बात, सूर्यास्त कानून भी इसे कहा गया। सूर्यास्त कानून इस पे लागू किया गया। सूर्यास्त कानून क्या था कि जमींदारों को निश्चित समय दिया जाता था कि इतने दिन इतने तारीख को सूर्यास्त से पहले अगर आपने टैक्स जमा नहीं किया तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, दूसरे जमींदार को हम जमीन को सौंप देंगे। ये बात हुआ। उसके बाद टैक्स कितना लिया जाता था, 10/11, 1/11 जमींदार रखता था, 10/11 कंपनी को जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, कर्नल रीड एवं मुन्नो ने इसे लाया 1820 में। भारत के 51% क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। प्रमुख क्षेत्र मद्रास, असम, बंबई है। और इसमें क्या किया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त करके सीधे किसानों से टैक्स वसूला जाने लगा। लेकिन यह भी आगे चल करके अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसने साहूकार को, सूदखोर को जन्म दिया समाज में, जो आज भी समाज में बैठे हैं और उस समय भी समाज में थे। उस समय भी लोग मजबूरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने के लिए सूदखोर से पैसा लेते थे और 100 रुपया के बदले 2-2 हजार रुपया किसानों को कर्ज के रूप में, ब्याज के रूप में देना पड़ता था। और किसान बाद में अपना घर जमीन सब गिरवी रख करके भुगतते थे, गरीबी में जीते थे। सीधे 1/2 भाग पे इसमें लगता था कर, आधा उत्पादन ले लिया जाता था। फिर आया महालवाड़ी व्यवस्था। महाल मतलब गांव होता है। हॉल्ट, मैकेंजी, मार्टिन वर्ट ने इसे 1819 में लागू किया है। और ये क्षेत्र था पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी। 30% क्षेत्रों में लागू किया गया। इसमें पहले टैक्सेस था 2/3, बाद में 1855 में डलहौजी ने इसे 1/2 कर दिया। एक बार और रिवीजन हम करवा दिए, ध्यान से सुने होंगे तो पूरा रिवीजन हो गया होगा। और आगे भी इस तरह के क्लास आपको लगातार मिलते रहेगा, चाहे आप 10th और 12th के बच्चे हों। और लोग पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।